Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. मैं जो वेबसाइट बोल रहा हूँ ये सिर्फ प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली एक कम्युनिटी है। मे भी बाद में आप लोग जब जॉब करेगा तब भी वो इम्पोर्टेंट है। ये जो कम्युनिटी है इसमें बहुत सारा एकेडमिशियन, रिसर्चर, स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, they upload their data sets and their research work also। तो क्या होगा, पूरा दुनिया में जितना सारा रिसर्चर्स है, एकेडमिशियंस है, हाँ क्या गल, तो उसमें बहुत सारा आपको, क्योंकि आप लोग तो अभी स्टार्टिंग में है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कैगल से थोड़ा स्टडी करते रहिएगा, तो वहां से जैसा ये जो मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट होगा इसमें क्या करना चाहिए, अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट मत करो, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो यहाँ से केस स्टडी कर सकते हैं जिसको ज्यादा स्टडी करना है, हाँ, कि यहाँ जाके लॉगिन करना चाहिए, यहाँ डेटा है, क्योंकि जब मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट होगा उसमें एक जैसा हम लोग प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ इसमें छोटा छोटा डेटा सेट लेके ट्रेनिंग टीच कर रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट करने के लिए क्या होगा, एक बिग साइज डेटा सेट पहले डाउनलोड करना चाहिए, उसके बाद डेटा रीड करके, डेटा फ्रेम जनरेट करके, उसका फीचर्स, उसका आउटपुट एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों को क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, डेटा विजुअलाइज करना चाहिए। तो यहाँ जो डेटा है, और ऑब्वियसली सबको साइन अप करना चाहिए, हाँ, साइन अप नहीं करेगा तो ये सब डिस्प्ले नहीं करेगा। तो पहले डेटा टैब में क्लिक करना चाहिए, उसके बाद देखो सी ऑल बोल के एक यहाँ ऑप्शन आएगा, सी ऑल में क्लिक करना चाहिए। और यहाँ जो वेबसाइट है इसमें जितना सारा एनालिसिस है, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके एनालाइज किया है, एक है कि पाइथन, एक है कि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप लोग तो पाइथन सीख रहे हैं, और आर प्रोग्रामिंग करने से फायदा नहीं है क्योंकि आर डेप्रिकेटेड हो रहा है, यूज नहीं हो रहा है इतना ज्यादा। तो जब स्टडी करेगा ऑब्वियसली आर तो समझ में नहीं आएगा, पाइथन स्टडी कर लीजिएगा। तो यहाँ देखो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सेट्स है, नेटफ्लिक्स, कोविड-19, HR डेटा मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डेटा, ट्रम्प ट्विटर, रेडिट वॉल स्ट्रीट रेस्टोरेंट, रेन ऑस्ट्रेलिया, स्ट्रोक बेन स्ट्रोक प्रेडिक्शन, हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स है। तो ये तो एक दिन में होगा नहीं। तो देखो जो डेटा सेट्स होगा, इतना तक हम लोग जो स्टडी किए हैं तो उसमें क्या देखे हैं, उसका फीचर और आउटपुट देखना चाहिए। तो यहाँ डेटा सेट में कोई भी एक डेटा सेट में भी, मैं एक इजी डेटा सेट बोल रहा हूँ, जैसे देखो IPL कंप्लीट डेटा सेट, कोई भी एक लिंक में क्लिक करेगा तो देखो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, 1 MB डेटा सेट है, CSV फाइल में डेटा स्टोर्ड है, हर एक प्लेयर का डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें अवेलेबल है। और सिर्फ डेटा सेट नहीं है, यहाँ देखो एक नोटबुक्स बोल के एक ऑप्शन है, डेटा सेट सेम सेम डेटा सेट। देखो नोटबुक्स 24 में, नोटबुक्स में क्लिक करेंगे तो क्या दिख रहा है, देखो डिफरेंट पर्सन, देयर आर 24 पर्सन एनालाइज द सेम डेटा सेट इन डिफरेंट वे। ऐसा नहीं है कि सबका डेटा एनालिसिस सेम टाइप का है। तो देखो आप लोग स्टडी करेगा तो हर एक आदमी एक एक प्रोजेक्ट बना सकता है। तो कोई भी एक लिंक में मैं क्लिक कर रहा हूँ, मे बी बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन एनालिसिस, बैट्समैन बॉलर एनालिसिस। तो देखो कोई भी एक लिंक में क्लिक करेंगे तो वो पूरा कोड एग्जाम्पल भी देता है। देखो रीड CSV फंक्शन पता है सबको, ये पाथ भी है, पाथ देने का जरूरी नहीं, जब डाउनलोड कर लेंगे तो जैसा हम लोग प्रोग्राम लिखे हैं। उसके बाद देखो कोडिंग और उसका आउटपुट, देखो सबका कोडिंग, उसका आउटपुट। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस।
तो ये सिर्फ अभी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग यू हैव टू क्रिएट a project and you have to submit a project report also. Later we discuss about project report, and let's see same data set विजुअलाइज किए हैं, डिफरेंट वे ऑफ विजुअलाइजेशन प्रोसेस, यहाँ से एग्जांपल मिलेगा आप लोगों को। तो ये जो है ये सिर्फ अभी ट्रेनिंग के लिए इम्पोर्टेंट, नॉट लाइक दैट कि बाद में जब इंडस्ट्री में हम लोग काम करें, आप लोग काम करेगा, देखो पाई चार्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ पाई चार्ट, बार चार्ट, सेम डेटा सेट को डिफरेंट पर्सन डिफरेंट वे में एनालिसिस किए हैं। तो ऐसा टाइप का देखो यहाँ सब कुछ एग्जांपल मिलेगा, क्योंकि प्रोग्राम तो सेम जैसा ही होगा जैसा इतना तक हम लोग जो डिस्कस किए हैं, सिंपल लिनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन एंड पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो जितना सारा प्रोग्राम किए हैं यहाँ क्या देखे, प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम टाइप, लेकिन याद रखना चाहिए जो भी डेटा एनालिसिस करेगा वो डेटा एनालिसिस का बैकग्राउंड आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यू होगा वो बैकग्राउंड पूछता है ज्यादा। सो प्रिपेयर फॉर दैट। और जो प्रोजेक्ट ये ट्रेनिंग में आप लोग बनाएगा यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ले नहीं सकते, नॉट ट्रू। एनीवन कैन डेवलप any one project, and you have to present the project in front of interviewer when you go for interview। जैसा मैं डिस्कस कर रहा हूँ हर एक टॉपिक को कि इसका फंक्शनलिटी क्या है, उसका फंक्शनलिटी क्या है, ऐसा करके बोलना चाहिए। So all of you study from this website। एक दिन में होगा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्टडी कीजिए, डोंट वरी। समझ में आया? हाँ, एसीआई हब ये भी है, प्योर डेटा साइंस बोल के एक वेबसाइट है, टूवर्ड्स डेटा साइंस बोल के एक वेबसाइट है, साइंस हब इसमें भी मिलेगा, बट कैगल इज, आई थिंक दैट कैगल इज बेस्ट बिकॉज बहुत सारा वेबसाइट है ऑब्वियसली, and if you read from Kaggle, very easy coding, and I think all of you as a fresher got all the things। ये भी अच्छा साइट है साइंस हब। ओके, जो भी है। अच्छा, now till now we discuss about regression, we talk about logistic regression later, huh? Now we go to the another category of supervised learning। What is the another category of supervised learning? Just wait। ठीक है, देखो I already discuss about it। In supervised learning there are two categories, one is regression and another is classification। When we use regression, in case of data analysis, in the data there are two things, one is features and another is output। We choose based on the type of the feature and output of the data set। जो आउटपुट और फीचर है उसका ऊपर बेस करके हम लोग कोई भी एक मशीन लर्निंग कैटेगरी चूज करेंगे। तो मैं जो क्या बोले थे, इफ ऑल द आउटपुट वैल्यूज आर अवेलेबल, ऑल द आउटपुट वैल्यूज अवेलेबल मीन्स y वैल्यू, maybe x is the feature, y is the output। if all the output values are available in the data set, at that time we use supervised learning।
And in case of supervised learning, there are in case of supervised learning, there are two subcategories. One is classification and another is regression. When we use regression, if all the output values are continuous value for every categorical feature, for every row in the feature, सबको स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई दो तो थोड़ा नेटवर्किंग इशू आया, वो फोन आया था इसलिए। सबको सुनाई दे रहा है स्टूडेंट्स? एक बार रिप्लाई दो थोड़ा सा। ओके ओके, सुनाई दे रहा है विकास? सबको सुनाई दे रहा है? ये करके चैट बॉक्स में रिप्लाई दो। ओके ओके, थैंक यू। तो देखो, इन केस ऑफ regression, if all the output values are continuous value, all the output values are continuous value, हर एक फीचर के लिए एक अलग आउटपुट है, तब हम लोग क्या यूज किए थे? रिग्रेशन। और रिग्रेशन प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, कभी सिंपल लिनियर रिग्रेशन यूज किए थे, कभी मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन यूज किए थे, कभी पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज किए थे। ये सब क्या है? These are the AI model. In the same way, another subcategory in supervised learning, that is classification. When we use classification, if all the output values are discrete type, always use this technical term, prepare for that. A discrete output. Discrete output means what? Maybe, let's say, there is a data set. What is the name of the file? Social network ads. Actually, I collect this data from a social networking ad website. I think all of you know that different ad website collect the customers information. When we search into the different online shopping website, we register ourselves. At that time, they store all the details of the customer. जब हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो रजिस्टर करना चाहिए, उसके बाद सर्चिंग कर सकते हैं, और बाई करना है तो रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और कोई कोई वेबसाइट देखो ऑटोमेटिकली बोलता है कि लॉग इन विद जीमेल और फेसबुक। क्यों? क्योंकि वहां से आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसा सर्च करने का बाद, जैसा कोई कोई कस्टमर है जो लोग प्रोडक्ट बाई करते हैं, कोई कोई कस्टमर्स है जो विदाउट बाइंग द प्रोडक्ट बाई नहीं करके, सॉरी, कोई कोई कस्टमर्स है जो लोग प्रोडक्ट बाई नहीं करेगा, जस्ट सर्च करके लॉग आउट कर देता है। सब कुछ डेटा वो स्टोर करता है, जैसा कस्टमर आईडी, नेम, जेंडर, ईमेल, एज। कभी कभी देखो सर्वे करके वो एनुअल इनकम, एस्टिमेटेड एनुअल इनकम और चूज करने के लिए बोलता है। और जो कस्टमर है वो कस्टमर प्रोडक्ट परचेज किया था कि नहीं, कि सर्च करके बस निकल गया, ऐसा है?
कि नहीं सर्च करके कुछ प्रोडक्ट खरीदा है, वो भी मेंटेन किया है। तो मेरा जो डेटा सेट है देखो, यूजर आईडी, जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी, परचेज और नॉट, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब मैं स्टोर नहीं किया क्योंकि जो डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ तो उसका ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए मैं स्टोर नहीं किया। ऑब्वियसली डेटा सेट में डेटा हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सब डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो जब एक न्यू कस्टमर आएगा, एट दैट टाइम वी वांट टू प्रेडिक्ट, हम लोग प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि whether the new customer buy the product or not। क्यों प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि बाई करेगा कि नहीं? कि ऐसा तो हो सकता है वो बाद में देखेंगे बाई कर रहा है कि नो। बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए हम लोग एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस कैंपेन प्लान करते हैं। जैसा मैं भी सोचो कि हम लोग सब सेल्समैन है, जब नया कस्टमर आएगा सेल्समैन लोग क्या करते हैं, पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि जो नया कस्टमर है वो प्रोडक्ट बाई करेगा कि नहीं, कि कंफर्म है बाई करेगा, तो क्या करते हैं, तब हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है एक प्रोडक्ट बाई करेगा, उसके साथ बोलते हैं सर इसका साथ ये फ्री है, ये खरीदो, ये खरीदेंगे तो और भी अच्छा होगा, तो ऐसा करके काउंसलिंग करते हैं। तो एक कस्टमर है कि प्रेडिक्ट कर लिया नहीं वो बाई करेगा नहीं, तो जो बाई करेगा नहीं ऐसा नहीं है ठीक है वो बाई करेगा नहीं चला जाएगा, ऐसा करने से तो बिजनेस चलेगा नहीं। तब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट प्लानिंग करते हैं, डिफरेंट वे में उसको काउंसिल करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि एटलीस्ट वन प्रोडक्ट सेल किया जाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर से। तो देखो ये प्रेडिक्शन करने के लिए हम लोग एक मॉडल क्रिएट करा है, जैसा सेल्समैन कैसे एक आदमी को प्रिडिक्ट करता है, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन his or her past performance, past experience, कि बहुत दिन से काम कर रहे हैं तो एक एक्सपीरियंस है तो आदमी को देख के ही बोल देते हैं कि वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो इसलिए देखो ऐसा देखो कि एक प्रोग्रामेटिकली हम लोग करना चाहते हैं तो कैसे करें, ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्ट जो बाई करते हैं, बाई करेगा कि नहीं वो डिपेंड करता है कौन कौन फीचर का ऊपर, ऑब्वियसली जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी, परचेज, और मे बी एज एंड एस्टिमेटेड सैलरी का ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली देखो जो बाइक है गेमिंग बाइक, क्या एक एजेड पर्सन खरीदेगा कि यंग पर्सन खरीदेगा, सो एज इज इम्पोर्टेंट, एस्टिमेटेड सैलरी और इनकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए देखो ये सब डेटा को मैं कलेक्ट किया, इसमें देखो परचेज कैसे रिप्रेजेंट किया है, जो सब कस्टमर परचेज करेगा नहीं तो वो सब जीरो देके रिप्रेजेंट किया है, और कुछ कस्टमर है जो परचेज कर रहे हैं, ये सब पास डेटा उसको वन देके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अभी एक जो मॉडल क्रिएट करेंगे वो मॉडल को ये डेटा देके ट्रेनिंग देंगे, तो मॉडल एक जो नया कस्टमर आएगा उसको प्रेडिक्ट कर देगा कि वेदर परचेज और नॉट, की जीरो टाइप परचेज, देखो जीरो टाइप means not purchase the product, one मतलब purchase the product। Purchase the product represent by one, not purchase product represent by zero, and purchase करेगा कि नहीं वो किसका किसका ऊपर डिपेंड करता है, मे बी एज एंड एस्टिमेटेड सैलरी, ऑब्वियसली जेंडर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मे बी as per my example it depends on purchase or not depends on age and estimated salary। ओके तो देखो यहाँ आउटपुट क्या है, परचेज्ड, फीचर्स क्या क्या है,
maybe age and estimated salary, 2, maybe 3 features, maybe 4 features हो सकता है। तो देखो यहाँ जो आउटपुट है, देखो all the output values are available। तो मतलब हम लोगों को क्या पता है, ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग कैटेगरी होगा। लेकिन जो आउटपुट टाइप है देखो, जैसा एक फीचर का एक कैटेगरी, ये सिंगल कस्टमर का डेटा। देखो इसके लिए आउटपुट क्या है, 0, इसके लिए आउटपुट क्या है, 0, इसके लिए आउटपुट क्या है, 0, नॉट परचेज। ऐसा देखो कुछ कुछ कस्टमर्स है, ये फीचर में कुछ कुछ कैटेगरी है इक्वल टू 1, दिस कैटेगरी इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ हर एक कैटेगरी के लिए एक कंटिन्यूअस वैल्यू ऐसा नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यू। व्हाट आर दिस वैल्यूज? Either a customer belongs to 0 class, means not purchase the product, or maybe belongs to the class 1 type customer. Means when the output values are represented by 0 or 1, yes or no, true or false, discrete type of output, at that time we use a classification model. All of you got it, students? When we use classification, all of you got it? Anyone, any doubts? When the output, I think all of you have an idea now, what is input values, what is output value, what is feature and what is output. Based on the output, if all the output values are available, then supervised learning. If output values are discrete type, like 0 or 1, yes or no, true or false, at that time we use a classification model. And to solve and for process the result in case of classification model, Python machine learning provides us different AI model. What are these? मतलब classification problem solve करने के लिए different AI model हम लोगों को provide किए हैं। वो सब AI model क्या क्या है? जैसा देखो support vector machine, discriminant analysis, naive bias, nearest neighbor, decision tree. डोंट थिंक दैट कि मेरा पीपीटी में बस ये 4-5 है तो यही दुनिया में 4-5 है। नो, हंड्रेड्स ऑफ एल्गोरिथम्स देयर। तो हम मैं क्या किए थे, जो मोस्टली एल्गोरिथम नाउअडेज जो सब एल्गोरिथम यूज हो रहा है इंटरव्यू में, जहां से क्वेश्चन कर सकता है, तो वो सब मैं यहाँ पीपीटी में दे दिए। बट डोंट थिंक दैट इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन यूजिंग सपोर्ट वेक्टर, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, नैव बायस और नियरेस्ट नेबर यूज करके एनालिसिस कर सकते हैं। नो, यहाँ कुछ एल्गोरिथम्स है जो रिग्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ we want to discuss about different AI approaches for classification problem one by one. First of all, we want to discuss about KNN algorithm, KNN AI approach. What is KNN? That is K nearest neighbor. What is this? Actually based on the available nearest neighbor, we classify our new customer. जैसा देखो कि एक बंदा है जो अच्छा आदमी से फ्रेंडशिप करता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि वो बंदा अच्छा बंदा होगा। जो अच्छा आदमी नहीं है, ऐसा आदमी से फ्रेंडशिप करता है, तो मतलब नियरेस्ट आदमी कैसा है उसका ऊपर हम लोग गेस करते हैं, ये बंदा अच्छा होगा, ये अच्छा नहीं होगा, ऐसा। इन द सेम वे, इन केस ऑफ के नियरेस्ट नेबर, how to classify the customers? Maybe, let's see, this is our data set. Okay, just wait.
Maybe this is our data set. I extract this. Here, these are the features. X1, maybe X1, and this is maybe X2. And that is the Y value. In case of classification problem, we use KNN model, KNN AI model, K nearest neighbor, KNN. How it will work? Here, देखो, age and estimated salary is there are two features maybe. This is a feature and this is another feature. I think all of you know that we visualize every customer using a graph also. Maybe there is a graph that is x-axis and that is y-axis. Try to understand it based on data visualization process. Or if anyone not understood, then raise your question. Maybe this is x-axis, this is y-axis. And using x-axis, we represent every customer's age. And using y-axis, we represent the estimated salary of every customer. तो यहाँ देखो, ये जो जैसा फर्स्ट कस्टमर 19 एज एस्टिमेटेड सैलरी 19,000 परचेज इक्वल टू 0. देखो यहाँ 3 वैल्यूज है, लेकिन यहाँ ग्राफ में कितना एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. तो ये कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ऐसा तो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा एज 19 एस्टिमेटेड सैलरी 19,000 and purchase equal to 0. Maybe all the customers whose purchase status, जितना सारा कस्टमर जिसका purchase status equal to 0, तो वो सबको मे बी रेड सर्कल देकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ओके, ऐसा डिफरेंट कस्टमर से रेड सर्कल देकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. रेड सर्कल रिप्रेजेंट्स द 0 टाइप. कुछ तो एक्स एक्सिस वैल्यू मतलब एज वैल्यू, कुछ सैलरी वैल्यू है. तो बेस्ड ऑन दैट हर एक कस्टमर का डेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. और कुछ कस्टमर्स है, देखो जैसा दिस वन 47 25,001 45 26,001. तो ऐसा टाइप का जो कस्टमर्स है, तो वो सबको ग्रीन सर्कल देकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मतलब भाई कलर रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ कस्टमर, इजंट इट? जो कलर है, कलर टाइप ऑफ कस्टमर्स रिप्रेजेंट कर रहा है. Maybe like this. A green circle represents the class 1 type customers, means purchase equal to 1, means they purchase the product. Okay, so I write over here कि green circle एक है, एक red circle. एक green circle, एक red circle. The green circle represent buy the product, buy. A red circle represent not buy, मतलब not buy. Buy मतलब value 1, purchased. ऐसा लिख रहा हूँ तो समझ में आएगा. Purchase equal to 1 और not buy मतलब purchase equal to 0. ओके, तो ऐसा करके हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बाद में देखेंगे कोडिंग.
लेकिन एक नया कस्टमर आया, एक न्यू कस्टमर आया, न्यू कस्टमर, जो न्यू कस्टमर आया तो उसका भी तो कुछ एज और एस्टिमेटेड सैलरी होगा। तो बेस्ड ऑन एज एंड सैलरी ऑब्वियसली उसको भी यहाँ प्लॉट कर बना सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं कि मे बी द न्यू कस्टमर रिप्रेजेंट बाय black or maybe gray color star, new customer represent by this star। तो देखो ये न्यू कस्टमर को ये प्लॉट में प्लॉट कर सकते हैं। तो जब प्लॉट करें तब मे बी ये जो न्यू कस्टमर यहाँ प्लॉटिंग हुआ, तो जब यहाँ प्लॉटिंग होगा तो हम लोग क्या देख रहा हूँ, नियरेस्ट जितना सारा नेबर है, देखो सब कौन सा टाइप का है, रेड सर्कल टाइप, मतलब नॉट बाई टाइप कस्टमर, मीन्स परचेज इक्वल टू 0 टाइप कस्टमर। बट if the new data points over here, तो देखो जितना सारा नियरेस्ट कस्टमर है कौन सा टाइप का है, ग्रीन सर्कल टाइप। तो उसको क्लासिफाई कैसे क्या करेंगे कि ये बाई टाइप, मतलब क्लास 1 टाइप कस्टमर। तो बेस्ड ऑन दैट वी थिंक अबाउट डिफरेंट बिजनेस प्लान। बट if the data points over here, how to take the decision? देखो there are if you think about the nearest customer, what is the scenario over here? If some customers are belongs to in यहाँ जितना ये जो नियरेस्ट कस्टमर है, देखो नियरेस्ट कस्टमर कितना है, सबसे नियरेस्ट 3, लेकिन हर एक नियरेस्ट कस्टमर सेम टाइप नहीं है। तब के नियरेस्ट नेबर एआई अप्रोच कैसे डिसीजन लेता है कि ये जो न्यू कस्टमर है वो कौन सा टाइप का होगा। तब वो के नियरेस्ट नेबर चेक करता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मेजोरिटी, कि मेजोरिटी नंबर ऑफ नियरेस्ट कस्टमर, जितना सारा नियरेस्ट कस्टमर है उसमें मेजोरिटी नंबर ऑफ कस्टमर्स कौन सा टाइप का है। तो देखो ये 3 नियरेस्ट नेबर होगा तो आउट ऑफ 3 कितना कस्टमर्स मेजोरिटी है, देखो 2 बिलोंग्स टू ग्रीन सर्कल टाइप, मेजोरिटी नंबर ऑफ नियरेस्ट कस्टमर कौन सा टाइप का है। बेस्ड ऑन दैट क्लासिफाई द कस्टमर। तो ये जो बोल रहा हूँ नियरेस्ट, तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि नियरेस्ट सर कैसे चेक करें। नियरेस्ट मतलब हम लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि ये 3 डेटा पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ओनली, नॉट लाइक दैट वी कैलकुलेट दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, नो। पहले क्या करते हैं, जितना सारा डेटा पॉइंट्स है सब से वो डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करेगा। उसके बाद क्या करता है, वो शॉर्ट करके चेक कर लेता है कि नियरेस्ट डिस्टेंस क्या रिटर्न कर रहा है। जो नियरेस्ट वैल्यू डिस्टेंस रिटर्न करेगा मे बी 2 सेंटीमीटर, तो कौन कौन डेटा पॉइंट से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो एक कस्टमर एक नेबर 2 सेंटीमीटर, एक नेबर सॉरी न्यू कस्टमर से एक
कस्टमर का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, मतलब k इक्वल टू 1। जब k इक्वल टू 1 है तो नो प्रॉब्लम, बट इफ k greater than 1, 2, 3, 4 like this, तो क्या करेगा? तब वो चेक करता है कि मेजोरिटी नंबर ऑफ कस्टमर कौन सा क्लास में, कौन सा टाइप का है। based on that classify the new customer. Here in case of KNN, to check the nearest neighbor, calculate the distance between the data points. Data points मतलब what is data point? देखो, new customer is a single data point. This circle is also another data point. देखो, there are multiple data points. एक एक data points एक एक customer को represent करता है। तो how to calculate the distance between two data points, between two customers? Using Euclidean distance rule. How to calculate the distance using, very important for your interview. Coding is very easy, don't worry. Euclidean distance. In case of machine learning, different algorithms calculate the distance between data points in different way. Later we discuss about it. How to calculate the Euclidean distance? Let's see, students. Maybe this is x-axis. I think all of you know that. This is x-axis and maybe this is y-axis. Okay. This is x-axis, this is y-axis. So we want to calculate the distance between two data points. Maybe यहाँ एक data point है और maybe यहाँ एक data point. ये दोनों का distance calculate करना है. How to do that? Actually हम लोग क्या करेंगे, ये distance calculate करेंगे. This one. Yeah, actually. और देखो, जो दो डेटा पॉइंट्स है उसका एक, हर एक डेटा पॉइंट्स का एक एक्स एक्सिस वैल्यू है, वाई एक्सिस वैल्यू है। जैसा देखो ये डेटा पॉइंट, इसका एक्स एक्सिस वैल्यू क्या है? आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट वी रिप्रेजेंट दिस इन दिस एक्स इक्वल टू 4, मे बी वाई इक्वल टू 2, मे बी एनी वैल्यू, मे बी दैट इज x1 comma y1. Okay, in the same way, for that data point, obviously there is some x-axis value and y-axis value. We represent this. The x-axis value may be 2 x-axis value for that data point, and y equal to maybe 4. That is maybe x2 comma y2. तो ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, हम लोग ये जो डेटा पॉइंट्स है, ये डेटा पॉइंट से एक्स एक्सिस का ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं और ये डेटा पॉइंट से वाई एक्सिस का ऊपर और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। इफ वी नो दिस side length, if we know this side length and this side length, think about the right angle triangle. So इसका length और इसका length, maybe these two lengths represent by maybe this one d1
and this is D2. देखो ये जो लेंथ ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये जो साइड का डिस्टेंस है फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस पॉइंट एक्चुअली फ्रॉम दिस पॉइंट ये डिस्टेंस D1 इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो ये डेटा पॉइंट्स का एक्स एक्सिस वैल्यू क्या है 4, मतलब दिस वन, इसका ये जो है ये यहाँ इतना तक है, और ये जो डेटा पॉइंट है इसका एक्स वैल्यू क्या है, मतलब ये डेटा पॉइंट एक्स इक्वल टू 2, तो देखो ये जो है ये 2 है, तो ये जो यहाँ से यहाँ का कितना डिस्टेंस है, तो देखो 4 माइनस 2 मतलब x1 माइनस x2 means we calculate this distance using this x1 minus x2। समझ में आया सबको? और जो सेम देखो ये जो डिस्टेंस, तो मतलब ये y वैल्यू यहाँ तक y वैल्यू क्या है 4, और ये डेटा पॉइंट्स का y एक्सिस वैल्यू क्या है, y एक्सिस वैल्यू ये पॉइंट का 2। तो देखो यहाँ क्या लिख रहा हूँ, मे बी y2 minus y1 और मे बी यू कैन राइट y1 minus y2, ये मिल जाएगा। तो इसके बाद देखो I think all of you know the Pythagorean law of triangle. How to do that? How to calculate this distance? If this distance represent by k, or maybe represent by d, not k, because in Kn there is a k, that's why I am not use this. Maybe this distance equal to d. So how to calculate this? D equal to square root of x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square. Pythagorean law. तो देखो जब स्क्वायर करेंगे मे बी x1 x2 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, y1 y2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, स्क्वायर करेंगे तो हर एक पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो स्क्वायर सम करके क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहा हूँ, दैट इज द डिस्टेंस d, and this distance d is called Euclidean distance। Spelling mistake, Euclidean distance। So all of you got it, student, how to calculate the Euclidean distance using Pythagorean law of geometry, but term is Euclidean distance। And if we are not calculate the square root, means that is square Euclidean distance। All of you got it? Anyone any doubts about Euclidean distance? So in case of k nearest neighbors, when we classify a customer, whether a new customer belongs to green class or maybe red circle class, how to do that? Actually, we check the distance from the data points, this maybe this data points and new customer, ये data points से nearest जो है distance calculate करके check कर लेता है कि कौन सा कस्टमर से एकदम मिनिमम नियरेस्ट है। जो नियरेस्ट डेटा मेंबर एक होगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मोर देन वन होगा तो देखेंगे कि मेजोरिटी नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कौन है। तो ये नियरेस्ट जो चेक कर रहा हूं तब क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस यूज करेंगे। तो डिस्टेंस मतलब क्या है, ये एज माइनस एज 1 माइनस एज 2 स्क्वायर प्लस
salary 1 minus salary 2 square root. Okay. So that's why in case of KNN approach, I write in this way. I think all of you got it. जिसको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन करो. Even unmute your mic and talk with me, no problem. The K nearest neighbor algorithm is a pattern recognition model. मतलब क्या कर रहा हूँ? कस्टमर का नया कस्टमर का पैटर्न क्लास रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ. Recognition model that can be used for classification as well as regression. Regression में भी यूज कर सकते हैं, जैसा बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा लॉजिस्टिक रिग्रेशन. The name is logistic regression, but actually it is a classification problem. Why? Later we discuss about it, don't worry. अच्छा, classification as well as regression, often abbreviated as KNN. K in the K nearest neighbor is a positive integer which is a typically small. Don't think that K value may be bigger. No. K value always a small value. In either classification or regression, the input will consist of the K closest training example within a space. दोनों ही problem, classification or maybe regression, the input will consist of the K closest training example. जितना सारा number of closest training example मतलब जो डेटा देके ट्रेनिंग दे रहा हूं. जैसा ये देखो, ये एक ट्रेनिंग एग्जांपल है, ये एक ट्रेनिंग एग्जांपल. Another training example, obviously this one. The nearest training example कौन सा है वो चेक करना. K number of nearest neighbor. So here in my PPT I write the input feature will consist of K number of closest training example within a space. We will focus on KNN classification. In this method, the output is class membership, and this will assign a new object to the class most common among its K closest neighbors. Nearest neighbors. In the case of K equal to 1, the object is assigned to the class of the single nearest neighbor. Single nearest neighbor. और उसी क्लास टाइप का होगा. That is a scenario. Just now I discussed about it. Okay, that is a x-axis. This is y-axis. और ये जो ब्लू स्क्वायर है, कौन सा टाइप कस्टमर को, जितना सारा ब्लू स्क्वायर टाइप कस्टमर्स है वो कौन सा टाइप कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा है? मे बी 0 क्लास टाइप. और रेड स्टार कौन सा टाइप कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लास 1 टाइप कस्टमर. When a new data points come, here in my PPT, the green heart represent the new customer. Here, in that case, the same thing. Nearest data neighbor, majority number of nearest neighbors. Based on majority number of nearest neighbor, we classify a new customer. Okay. But when K equal to 1, don't think that every time you got that type of scenario, no. In case of that, obviously majority number of nearest neighbor use करते हैं. और for calculating, how to know the nearest neighbor? By calculating the distance between the data points. Obviously distance calculate करने के लिए क्या use करेंगे? Euclidean distance rules implement करेंगे. Now we go to the
program example. So all of you got it. What is KNN? The background is very important. If anyone any doubts, raise your question. Huh? Maybe we want to create a machine learning model using this dataset, social networking ad dataset. This is our dataset maybe. Age, estimated salary, purchase or not. Obviously, when we create a machine learning model, at first we have to read the data from this CSV file and store it in a Python in-memory variable. All of you know that how to read the data using pandas built-in pt.read_csv function. Let us understand what k-nearest neighbor classification does. It chooses k number for a new data point, k number. कैसे? ऐसा नहीं है कि k नंबर हम लोग इनपुट देंगे, नो. एक्चुअली ये क्या करेगा, पहले वो न्यू कस्टमर से हर एक कस्टमर का डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा. तो उसको सॉर्ट करने से आ जाएगा कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. तो कौन सा डेटा पॉइंट्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो चेक कर लेंगे कि सिंगल डेटा पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में है, सिंगल एक ही डेटा पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, तो वो न्यू कस्टमर वो क्लास टाइप होगा. लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी 3 कस्टमर्स है, 5 कस्टमर्स है, तब क्या करेंगे, मेजोरिटी नंबर ऑफ नियरेस्ट कस्टमर देखेंगे कौन सा टाइप का है. इट चूजेस k नंबर फॉर न्यू डेटा पॉइंट, टेक्स k नियरेस्ट नेबर ऑफ न्यूली कंसीडर्ड डेटा पॉइंट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस. Count the number of nearest neighbor for each category and place the data point to category with most number of nearest neighbor. Most means the majority number of nearest neighbors. So in k nearest neighbor classification, choose number of neighbors for this user, maybe 5. Check all the data points which are nearest to the user, so we will have 5 nearest neighbors. Maybe there are 3 users who have brought the car, means purchased the product, and out of 5, 2 users who have not bought the car, means not purchased the car. So classify this user as a buyer because 3 out of 5 neighbors have already bought it. Majority number of customers belongs to buy the product type. So देखो अभी प्रोग्राम हम लोग चेक करेंगे, तो प्रोग्राम इतना डिफिकल्ट नहीं है, प्रोग्राम एकदम इजी है. pd.read CSV. देखो what is this? We pass the file name, that is our CSV file. This one, देखो social network underscore ad. This is, and using the read underscore CSV function, we read the data from that file, store it in a variable data set. I think all of you know that the data set a data frame over here. Just wait, I execute the program, it will take time. Huh? Acha. If we set from the variable explorer, this is our data set.
all the data are stored in a Python variable name is data set. I think all of you know that these are the row index. This is 0th column user ID. This is 1th column gender. This is 2th column age. This is 3th column estimated salary. And 4th column values are the output values. Same thing, we store all the features in a variable X. Like the same method. Dataset.ilog. There is no start row index, no end row index, means it will extract the values for all the rows. And here we pass a list of column indexes. 2th column, 3th column. Why? Because user ID 0th column, gender 1th column. Because here we create our model. There are two features. That is 2th column values and 3th column values. So it means age and estimated salary values. So we extract only, obviously you can extract in different way, no problem. In this way, we extract 2 and 3th column values for every row. जितना सारा रो है 2 and 3th column में वो फीचर जैसा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ. डॉट वैल्यूज मतलब वो नाम पाई में कन्वर्ट किया और उसको क्या किया, देखो वेरिएबल एक्स में स्टोर किया. सो चेक. अच्छा, data set same thing, dataset.ilog for all the rows and 4th column values only stored it in a variable y. Now if we observe the x and y values, let's see y. Now check x and y values of 19,000 purchase equal to 0. देखो match कर रहा है 0 1 35 this one. देखो second row 35 this one 0 type. So in this way we extract the features and output values. Now same process, we have to split the data for generating the training data and testing data. There is a built-in function train_test_split which is defined inside the sklearn.model selection. We pass a list of x values as a first parameter, means it will split the data, generate xtrain and xtest, xtrain for training, xtest, x values for testing. Same ytrain and ytest generate by splitting the list of y values. Test size 0.25 means 25% data we use for testing and rest 75% data we use for training. Randomly selecting the rows, we execute the split operation. That's why here we pass a random status code 42, or maybe you can pass 0 also. Okay, in this way we split the x values and y values. If we check xtrain and xtest, xtrain and test. Oh, sorry, just wait. This part is same. Now if we check xtrain and xtest, these are the xtrain and xtest. But remember one thing, student, in this data set all the values are high range values. High range value matlab maybe in case of xtrain and training and test data, देखो age starting from 19, देखो 19 ages भी है, ages start from 19 to maybe 80. So what is the range? 19 to 80. And if we check the salary, देखो
one salary starting from 19,000 to 1,50,000 if you check the data set. So all the X training and trade test data are high range values. So when we use that type of high range values in case of machine learning, at that time there are some problem. Maybe in case of data visualization is also a part of machine learning and data analysis, isn't it? Suppose you want to visualize the data using a graph. To visualize the data using a graph properly, we need to generate a big size image. क्योंकि जितना सारा वैल्यू है सब हाई रेंज वैल्यू, वो ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो एकदम छोटा जैसा दिखाएगा। और अच्छा से डिस्प्ले करना है तो एक बिग साइज ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए। जैसा मे भी सोचिए कि कंट्री मैप, जो आप लोग कंट्री मैप देख रहे हैं गूगल मैप में, तो एक्चुअल जो कंट्री में सिटी टू सिटी डिस्टेंस है गूगल मैप में कैसे डिस्प्ले करते हैं? एक्चुअली 100 kilometers or maybe 100 miles represent by a centimeter. एक सेंटीमीटर 100 miles को रिप्रेजेंट करता है। Every 100 miles represent by a single centimeter. क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? कि एक छोटा मैप देके पूरा कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए कंट्री साइज इज बिग। जैसा कंट्री साइज जो बिग है तो उस टाइप का इमेज जनरेट करेंगे तो किसी को दिखाई नहीं देगा, सिर्फ अपना एरिया जो है वो दिखाई देगा मैप। तो अच्छा से विजुअलाइज करना है तो क्या करें? वी जनरेट अ लोअर रेंज वैल्यू यूजिंग सेम प्रोपोर्शनेट। सेम प्रोपोर्शनेट मतलब every 100 miles represent by a single centimeter. That is the proportion. इन द सेम वे देखो यहाँ जो डेटा लेके हम लोग काम कर रहा हूँ, ये डेटा सेट में जो जितना सारा एजेस वैल्यूज है वो भी हाई रेंज वैल्यूज है, जितना सारा सैलरी वैल्यूज है वो भी हाई रेंज वैल्यूज है। तो ये हाई रेंज वैल्यू से लोअर रेंज वैल्यू कैसे जनरेट करेंगे? एक बात सोचिए कि मैं भी आप लोगों को बोल दिया ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ जितना सारा एज वैल्यू है सबको लोअर रेंज वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहिए यूजिंग सेम प्रोपोर्शन, यूजिंग एनी रूल। तो आप लोग तो एक सोच सकते हैं कि जितना सारा एजेस है उसका एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? वो मीन वैल्यू को हर एक एज से माइनस कर देंगे, मतलब वेरिएंस। तो क्या करेगा? मीन तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो जितना सारा एज वैल्यू है उससे मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा? लोअर रेंज वैल्यू जनरेट होगा। इन द सेम वे जब बोलेंगे सैलरी को भी लोअर रेंज वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए, तो सैलरी हर एक कलम के लिए अलग अलग करना चाहिए कि जितना सारा सैलरी है उसका मीन वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसे भी लोअर रेंज वैल्यू यूजिंग एनी लॉजिक यू कैन जनरेट अ लोअर रेंज वैल्यू, but machine learning provides us different type of scaling. What is the term we use? From a big range value, if you want to generate a lower range value, that is called scaling. And we implement this scaling feature in we implement this scaling rule. Scaling rule implement karao kahan? Feature mein. That's why this technique is called features. This technique is called feature scaling. फीचर को स्केल करके लोअर रेंज जितना सारा फीचर्स, क्योंकि देखो जो वाई आउटपुट वैल्यू वो तो 0 और 1 है, उसको तो स्केल करने का जरूरी नहीं है। और जो फीचर स्केलिंग टेक्निक है कि मे बी इन माय प्रोग्राम आई यूज स्टैंडर्ड स्केलर, डोंट थिंक दैट देयर इज अ सिंगल वे टू स्केल द फीचर, नो, देयर आर डिफरेंट रूल्स अवेलेबल इन मशीन लर्निंग for feature scaling mechanism like max mean scaler। देखो नेम से पता चल जाएगा, मे बी नेम इज max mean scaler already predefined।
Means using maximum value, using minimum value, we do something. Rules, functionality, same, generate the lower range value, but process it in different way. In case of standard scalar, how it will process? Let's see. Very important for your interview. I send a documentation also, this documentation. Just short note, like a short note. What is standard scale? Because scale generally means what? To change the range of the value. High range से क्या करेंगे? Lower range में लेके जाएंगे. The shape of the distribution, proportion does not change. Distribution, कि every 100 will represented by a single centimeter. This proportion never change. जब proportion change कर देंगे तो value का कोई मतलब ही नहीं रहेगा. Think about how a scale model of a building has the same proportions as the original, just the smaller. मतलब वो जो सिविल इंजीनियर लोग, जैसा में भी आप लोगों का कॉलेज में भी होगा शायद, तो पूरा कॉलेज का एक मॉडल बनाता है छोटा करके. क्यों? क्योंकि बिल्डिंग को, पूरा बिल्डिंग कैसा देखना होगा उसको रिप्रेजेंट करता है. सिविल इंजीनियर लोग मॉडल बनाता है. कोई कोई कॉलेज में ऐसा मॉडल, कॉलेज का मॉडल है. तो वो कैसे बनाते हैं? एक्चुअली यूजिंग सेम प्रोपोर्शन, ओरिजिनल जैसा ही बना लेता है, बट अ स्मॉल साइज. That's why we say it is drawn to scale, that is called scale. And the range is often set to 0 to 1. कि जो लोअर रेंज वैल्यू जनरेट करेगा वो सब वैल्यू का रेंज क्या होगा? ऑफन, प्राय से. It is 0 and 1, but it is not strictly follows, not always. That's why I write over here often, a very few times. That is scale. And what is standardized? Standardized generally means changing the values, change कर रहा हूँ, so that the distribution maintain the same proportion. Same proportion means what? The distribution of values. Distribution standard deviation from the mean equals 1. It outputs something very close to the normal distribution, and scaling is often implied. And in case of standard scaling, what we do over here? Actually, in standard scalar, standardizes a feature. कैसे standardize करेगा? Subtracting the mean. मतलब क्या है? जैसा ages, list of ages values, उसको standardize कैसे करेंगे? पहले mean calculate करेंगे हर एक एज का, उसके बाद हर एक एज से subtract करेंगे. Then scaling to unit variance. Scaling to unit variance मतलब standard deviation same, proportion same होना चाहिए. Unit variance means dividing all the values by the standard deviation. तो मतलब देखो पहले मतलब एज बी रेंज वैल्यू एज से लोअर रेंज वैल्यू एज जनरेट करें. तो पहले क्या करेंगे? पहले मीन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द एज. स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक रूल है, मैथमेटिकल रूल. तो मीन वैल्यू से स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी, पहले मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एक एज वैल्यू से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ 100 एज होगा तो ऐसा 100 वैल्यू मिलेगा. जो 100 रिटर्न वैल्यू है वो सबको क्या करेंगे? जितना सारा एज है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके वो देके डिवाइड कर देंगे. सो feature, standardized feature by subtracting the mean from all the ages and then scaling to unit variance. Unit variance means dividing all the values by the standard deviation.
And standard scalar does not mean the strict definition of scale I introduced earlier. इसका मतलब क्या कि पहले जो बोला था कि ऑफेन 0 एंड 1, ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड स्केलर में हर एक एज वैल्यू का रेंज 0 से 1 के अंदर ही होगा. नो, ये not strictly follows. So let's see how to scale the features. Therefore, this standard scalar mechanism is already predefined as a class in sklearn.preprocessing module. We create an object of that class. SC is an object of that standard scalar class. And in standard scalar, therefore, previously we discussed about the level encoding. At that time, we used feet underscore transform function. Here in standard scalar, the function name is same, but functionality is different, not like level encoding. sc.fit underscore transform, and we scale all the training data, extend. Obviously, after scaling, this function return a list of scaled values, age and salary values, stored it. Assign all these return value in x underscore train variable. मतलब एक्चुअल एक्सटेंड में जो भी सेव था वो क्या होगा, अपडेट हो जाएगा. In the same way, if we want to scale the test data, here we use the transform function, not fit underscore transform. But don't think, student, कि fit underscore transform and transform functionality is different. No. Both the functions functionality is same, but in case of machine learning there are some convention to use these two methods. What is the convention? In case of training data scaling, जब ट्रेनिंग डेटा जितना सारा ट्रेनिंग डेटा है उसको स्केल करेंगे तो क्या यूज करेंगे, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म फंक्शन. बट इन केस ऑफ टेस्ट, इन केस ऑफ प्रेडिक्टिंग द आउटपुट, तब वो लोअर रेंज वैल्यू कैसे जनरेट करेंगे, यूजिंग transform function. This function return obviously lower range, list of lower range values, and we assign these return values into the variable x underscore test. मतलब x underscore test में जो था वो update हो जाएगा. So after scaling, if we check extend and x test, in case of extend, compare with this. देखो 57 1,22,000 उसके लिए क्या वैल्यू जनरेट किया है सर. और इफ यू ऑब्जर्व ऑल द वैल्यूज, देखो ऐसा नहीं है कि 0 और 1 के अंदर ही है, -1 पॉइंट समथिंग भी है. देखो -1 पॉइंट समथिंग, -2. तो मतलब क्या है, जब स्टैंडर्ड स्केलिंग देके हम लोग डेटा को स्केल करेंगे कि ऐसा नहीं है कि हर एक वैल्यू का रेंज 0 से 1 के अंदर ही होगा. तो एज को भी स्केल कर दिया ऑटोमेटिकली, सैलरी को भी स्केल कर दिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखो यहाँ 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू भी है, नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोज. सेम इन केस ऑफ एक्स टेस्ट. इन केस ऑफ एक्स टेस्ट देखो लोअर रेंज वैल्यूज आर जनरेटेड. दैट इज कॉल्ड फीचर स्केलिंग. Now we want to classify a customer, classify a new customer using this model. So here we use KNN model, KNN, K nearest neighbor AI model. K nearest neighbor AI model implemented in a class K neighbors classifier. And this K neighbors classifier is defined inside this module, sklearn.neighbors module. And what we do? The K neighbors classifier. Create an object of this class. What is the hyperparameter? Weights equal to distance.
means by calculate, weights is the parameter name. By calculating the distance, we check the number of nearest neighbors. Okay, so we have to pass this parameter, and it will create an object of this class. So model created. After creating the model, what we do? देखो classifier dot fit, मतलब हम लोग क्या कर रहा हूँ? फिट कर रहा हूँ, डेटा फिट कर रहा हूँ, मतलब ट्रेनिंग दे रहा हूँ. क्या फिट कर रहा हूँ? देखो x10 1 y test. So training completed. बाकी सब सेम कोडिंग देखो. आफ्टर दैट फॉर टेस्टिंग, जब टेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? y वैल्यू पे एडिट करेंगे. x टेस्ट में जितना सारा x वैल्यूज है, आप लोगों को पता है कि जब टेस्टिंग करेंगे तो x टेस्ट में जितना सारा x वैल्यूज है, सबके लिए y वैल्यू पे एडिट करेंगे. तो y वैल्यू पे एडिट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? जो ये y टेस्ट, दीज आर द एक्चुअल y वैल्यू, और y वैल्यू पे एडिट कर लेंगे, मे बी दीज आर द प्रेडिक्टेड y वैल्यू. तो ये दोनों कंपेयर करके हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्यूरेसी और एरर चेक कर सकते हैं. तो इसलिए हम लोग क्या किया? देखो क्लासिफायर डॉट प्रेडिक्ट, वी प्रेडिक्ट y values for each x values available in x test. देखो पैरामीटर जैसा क्या पास किया है? x test. So it will predict the y value for each training sample available in the x test and store this list of y values into the variable y predict. तो देखो यहाँ y predict, check the y predict and y test. Now how to check the accuracy? Actually ये जो actual y value और predicted y value, ये दोनों कंपेयर करना है इसके बाद. तो यहाँ देखो जैसा सिंपल लिनियर रिग्रेशन में हम लोग क्या किए थे? रूट मीन स्क्वायर एरर की हर एक एरर कंपेयर किए थे, मतलब सब्ट्रैक्शन किए थे. तो यहाँ देखो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 0 माइनस 1 मीन्स माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0. तो मतलब क्या होगा? आइदर 0 मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, नहीं तो 1 मिलेगा. तो देखो तो यहाँ देखो जब सब्ट्रैक्ट करके एरर कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा नहीं. तो इसलिए क्लासिफिकेशन में R2 स्कोर और जो रूट मीन स्क्वायर हम लोग डिस्कस किए थे वो इम्प्लीमेंट करने से होगा नहीं. यहाँ क्या यूज करेंगे? यहाँ हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि देखो जैसा हम लोग जो डेटा देके टेस्ट कर रहा हूँ एक्स टेस्ट, इसमें कितना ट्रेनिंग सैंपल है, कितना कस्टमर का सैंपल है? देखो 0 से 99 तक, मतलब 100 कस्टमर्स. मे बी इन केस ऑफ रियल लाइफ में भी 1000, मे बी 10,000 डेटा देके टेस्टिंग कर रहा हूँ. तो देखो ये जो 100 कस्टमर्स है, ये 100 कस्टमर्स कौन सा टाइप है? वो एक्चुअली आउटपुट क्या है? देखो ये 100 आउटपुट्स एक्चुअल वाई वैल्यू, और मशीन जो प्रेडिक्ट किए हैं कि वो सब 100 कस्टमर कौन सा टाइप का है, ये दोनों को कंपेयर करेंगे. तो ये जो 100 कस्टमर्स का जो 100 एक्चुअल वाई वैल्यू और 100 प्रेडिक्टेड वाई वैल्यू, इसमें देखेंगे कितना नंबर ऑफ एक्चुअल वाई वैल्यू और प्रेडिक्टेड वाई वैल्यू मैच कर रहे हैं. काउंट द नंबर ऑफ मैच केसेस बिटवीन एक्चुअल वाई वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वाई वैल्यू. मैच केसेस मतलब जैसा देखो 0 रो, देखो एक्चुअल वाई वैल्यू 0, प्रेडिक्टेड वाई वैल्यू 1. देखो मैच नहीं किया, तो मैच नहीं किया. देखो मशीन प्रेडिक्ट कर रहा है 1, लेकिन एक्चुअली वो 0 टाइप. तो जब मैच नहीं कर रहा मतलब क्या है? एक एरर. काउंट दिस. जैसा सेकंड केस देखो 1 1, मतलब मैच केसेस. 0 0, देखो मैच केसेस. तो ऐसा करके देखो
number of matched cases, number of unmatched cases out of 100 कैलकुलेट कर लेंगे तो वहां से हम लोग एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कि मे बी ऐसा 100 इन बिटवीन द 100 कस्टमर्स कि यहाँ एक्चुअल वाई वैल्यू और प्रेडिक्टेड वाई वैल्यू जो है उसमें 80 मैच केसेस 80 आउटपुट मैच कर रहे हैं। तो मतलब देखो जब मैच केस मेजर कर रहा हूं तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं ओके 20 मैच नहीं किया तो मतलब 20 एरर। जब 20 एरर है 80 करेक्ट है तो मतलब एक्यूरेसी क्या है 80%। So in case of classification problem the error calculation is different. Here we calculate the number of matched cases and number of unmatched cases. Based on that, we check the error and accuracy. But there is a question: how to count the number of matched cases and number of unmatched cases? So at first, in the next class we discuss about it, because it will take more time to understand this confusion matrix. What is confusion matrix? Very important. But till now, students, all of you got it. In the next class, we discuss about the next part. What is confusion matrix? How it will generated? Everything we discuss in the next class. लेकिन जितना तक आज डिस्कस किए हैं कि ये फिट और प्रेडिक्ट तक डिस्कस किए हैं और व्हाट इज केएनएन, व्हाट इज स्टैंडर्ड स्केलर, सबको अच्छा से समझ में आया स्टूडेंट्स? एनीवन, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? সবাই বুঝতে পারছিস তো? বাংলা যারা বাংলা আছে তাদের কারো কোনো लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं तो? क्योंकि अच्छा से समझ में आएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन कुछ डाउट्स होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि कोई किसी का प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट तो लग रहा है कि एब्सेंट है, कोई कोई तो वो लॉग इन करके फिर निकल गया देख रहा था। ठीक है, लेकिन इतना तक जो हुआ सबको अच्छा समझ में आया? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट?